हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे इस परिवार में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और आप लोग तैयारी में लगे भी होंगे, और हम लोग आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम रेलवे के आगामी एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसके प्रीवियस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी कड़ी में एक पेपर का मैंने रीजनिंग का सेक्शन आज लिया है। लगभग सारे रीजनिंग के सवाल है, कुछ छोड़ करके, क्योंकि मैं वीडियो को कंसाइज करके बना रहा हूं कि आपको देखने में भी बोरिंग ना हो और कम कम करके आप प्रैक्टिस करें। तो उसमें हम एक पेपर का रीजनिंग उठाए, अमूमन 25 क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज कि जो भी ग्रेजुएट या लास्ट ईयर अपीयर कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 13,800 जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के लिए वैकेंसी आउट किया है। और ये 2008-9 के बाद बैंक क्लर्क के रूप में एक इंडिविजुअल कहा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, तो हालांकि अगर हम एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो बैंक थोड़ा सा डिफर है, लेकिन अगर 2-3 महीना कोशिश करके वैकेंसी को सामने टारगेट बना करके तैयारी किया जाए तो मुश्किल नहीं। ठीक है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासकर गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी में है, 3 महीना अगर पैक होकर के अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करे, मानसिक रूप से अगर कोई कैंडिडेट स्वस्थ है तो 3 महीना में तैयारी कर सकता है, पीछे अगर कभी पढ़ा है थोड़ा बहुत तो। ठीक है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती है बैंक की, वो भी खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें अगर आप क्लर्क बनते हैं तो कम एज में अगर बनते हैं तो आपके पास यहाँ भी प्रमोशन और आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, और स्टेट वाइज वैकेंसी है, ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में ही है। हालांकि फाइट उत्तर प्रदेश में कंपटीशन कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा करीब 1800-1900 पोस्ट यूपी में ही है ना। तो लग जाइए आप लोग। खासकर गर्ल्स के लिए हमारे एक सलाह है कि अगर आप सरकारी नौकरी की उम्मीद करते हैं तो 3 महीना इसको मन लगा करके तैयारी कर लीजिए। किस्मत ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा तो सिलेक्शन शायद हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग रीजनिंग का सीबीटी 1 का कंप्लीट क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 20-25 क्वेश्चन मैंने लिया है। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कि लंबा वीडियो ना बने, इसकी वजह से। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस करना है बस। हम सोचते कैसे हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सोचना है, घर पे कैसे सोचते, ये सारी चीजें अलग अलग होती है ना। तो हमें टू द पॉइंट, जैसे एग्जाम हॉल में हमारा टेम्परामेंट होना चाहिए, उसको हम लोग लेकर के सोचेंगे। और मेहनत एक ही है कि अच्छे से करिए, डिसिप्लिन वे में करिए, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है कि एक दिन, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। मतलब कि अगर ये एक सेंटर है, एक सेंटर है ये, तो इसका पूर्व इधर है, ये हमारा ईस्ट है। ठीक है, तो फेसिंग ईस्ट है, वह 90 डिग्री दाएं घूमी। अगर हम फेस ईस्ट की ओर किए हैं तो हमारा 90 डिग्री दाहिना, यानी कि सीधे सीधे हमारा रोटेशन इधर से इस लाइन पे हो जाएगा। दाएं मुड़ी, ये राइट 90 डिग्री हो गया, राइट टर्न। और उसके बाद फिर वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घूमी। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 45 में पुनः उसी रास्ते पर वापस जाएगी 45 डिग्री पर। ठीक है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री गई। अब दक्षिणावर्त का मतलब यहां पर आ गई, अब यहां से फिर वो आगे आएगी तो 45 डिग्री यहां पर आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब सवाल में यह है कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ होगा, तो अभी हम वेस्ट और साउथ के बीच में है, यानी साउथ वेस्ट हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर से बात को एक बार मैं आपको बताऊं
90 डिग्री दाएं घूमी, ध्यान से बात को समझिएगा। यहां पर फेस हमारा ये है, हम इस लाइन पर है, 90 डिग्री राइट टर्न करेंगे तो हम यहां आएंगे, और यहां आने के बाद फिर हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री यानी यहां आएंगे, और फिर यहां आने के बाद फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां आएंगे, यानी कि अंत में हमारा पहले ये हमारा 90, फिर 45, फिर यहां से यहां 90, और ये हमारा जो है वेस्ट और साउथ का सेंटर है, साउथ वेस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ईस्ट, देखिए 90 डिग्री का मतलब होता है कि सीधे सीधे लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जहां भी फेस करके घूमेंगे वहां से आप 90 डिग्री चलते हैं। अगर नॉर्थ से है तो 90 डिग्री पर आगे ईस्ट आएगा, पीछे वेस्ट आएगा। इसी तरीके से वेस्ट से 90 डिग्री टर्न करते हैं तो नीचे साउथ आएगा, आगे नॉर्थ आएगा। ये डायरेक्शन का हमारा रोटेशन होता है। अगला सवाल, यदि 2 फरवरी 2007 शुक्रवार है तो 2 फरवरी 2008 कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2 फरवरी से 2 फरवरी यानी एक साल की बात हो रही है, एक साल, और एक साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, और अगर 366 दिन का साल होता तो 2 एक्स्ट्रा दिन होता। अब मैटर ये है कि एक साल की गैपिंग पर एक दिन का डिफरेंस आता है या 2 दिन का आता है। लीप ईयर पड़ेगा तो 2 दिन आगे बढ़ना होगा अगर आगे जाना है तो, और नॉर्मल ईयर होगा तो 1 दिन। तो मैं देख रहा हूं कि 7 से 8 में आए हैं लेकिन 2 फरवरी तक है, इसका मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 दिन की दूरी मिलेगी, और दिन कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार से बस 1 दिन आप आगे चलेंगे, शनिवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, गलती करने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि 2007 से 2008 देखते ही लीप ईयर आ जाएगा, और लीप ईयर में 2 दिन का गैप आ जाएगा, लेकिन यहाँ 2 दिन का गैप नहीं होगा, 1 दिन का ही गैप होगा, क्योंकि लीप ईयर तभी हम कंसीडर करते हैं जब उसमें फरवरी 29 डेज की आती है। लेकिन आप फरवरी में 2 ही फरवरी पर स्टॉप हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि 2 फरवरी से 2 फरवरी तक आपको 365 दिन मिलेगा, 366 दिन नहीं मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2 दिन की गैपिंग लेंगे तो फ्राइडे और 2 संडे हो जाएगा, और पहला ऑप्शन हो जाएगा जो कि एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कल को यहाँ पर 2 फरवरी की जगह 1 मार्च होता और यहाँ भी 1 मार्च होता, तब आपको 2 दिन लेना पड़ता, क्योंकि जब 1 मार्च लेंगे आप तो आप उसमें फरवरी पार कर जाएंगे, 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस सवाल का आंसर हो जाएगा शनिवार। अगला सवाल, उस विकल्प का चयन करिए जिसका छठे अक्षर समूह से वही संबंध है जो पहले अक्षर समूह का दूसरे अक्षर समूह से और तीसरे अक्षर समूह का चौथे समूह। ये एनालॉजी का सवाल है, एनालॉजी। ठीक, एनालॉजी का मतलब होता है भाई समरूपता, और समरूपता में क्या होता है? एक रेशियो के साइन के साथ एक कंप्लीट पैटर्न होता है, और जिस पैटर्न को ये फॉलो करता है उसी पैटर्न को हमें आगे देखना होता है। तो हम इस कड़ी में देखें तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एल है। अब आपको चेक करने का मैं रास्ता बता रहा हूँ क्या होता है इसमें। आपको अगर ये 3 केस है और इधर 3 केस है तो चेक करने का 2 विकल्प आपको ध्यान में रहना चाहिए, पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। ठीक है, या अगर यही सेम बात है तो दूसरा क्या बात हो सकती है? अंतिम का पहले से, दूसरा का दूसरे से, पहला के अंतिम से। यही 2 बातें होंगी। चलिए, एल से एम अगर हम आते हैं तो देख रहे हैं 1 बढ़ रहा है, एस से क्यू के पास आते हैं तो 2 कम हो रहा है, और टी से डब्ल्यू के पास आ रहे हैं तो 3 बढ़ रहा है। इसका मतलब +1 हो रहा है, -2 हो रहा है, और +3 हो रहा है। +1 -2 +3। यहां पर हम देखें तो यहां से K से L +1 हुआ, O से M -2 हुआ, P से S +3 हुआ। तो सिमिलरली आपको यहां बताना है। ठीक है, तो आप बताइए कि पहला में +1 होकर के ये मिला है, इसका मतलब इसके पहले वाला जो होगा यहां से वापस चलेंगे तो -1 हो जाएगा, तो G हो जाएगा। पहला लेटर G होगा, और हमारे एक ही ऑप्शन में पहला G है, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो प्लस है, तो जब वापस चलेंगे तो वो माइनस में होगा। तो मुझे आगे से पीछे जाना है, इसलिए हम डायरेक्ट माइनस कर ले, तो यहाँ से -1 कर लेंगे
तो -1 करने पर H से G आता है और पहला ऑप्शन में ही केवल G है, बाकी कहीं नहीं है, इसलिए हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, क्रम आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक इनइक्वालिटी का सवाल है, इनइक्वालिटी असमानता का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एंड एक सिंबल है यहाँ पर और इसका मतलब कह रहा है कि छोटा है। तो आप बताइए, दिया है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि P छोटा है Q से और आगे बोला है एट द रेट ऑफ, इसका मतलब दिया है बराबर है, इसका मतलब Q बराबर है Y के। फिर एंड दिया है, इसका मतलब कि Y छोटा है Z से और जो छोटा है T से। तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह बराबर का मतलब कि दोनों की पावर स्ट्रेंथ सेम है, छोटा बराबर छोटा बराबर छोटा, इसका मतलब सबसे छोटा P है, सबसे बड़ा T है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पूछा है कि इस आधार पर सबसे बड़ा कौन है और सबसे बड़ा हमको T दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, P छोटा है Q से और Q और Y बराबर है, इसका मतलब कि P छोटा होगा Y से, Y छोटा होगा Z से और Z छोटा होगा T से, इसका मतलब सबसे बड़ा T हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आता हम लोगों को बहुत कुछ है, लेकिन एक एग्जाम मैनिया होती है, फोबिया होती है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एक प्रेशर होता है ना, वो हमें डिस्टर्ब करता है। और ये प्रैक्टिस जब हम करते हैं ना टाइमर के साथ, और टाइमर लगाने का मतलब बार बार नहीं कि टाइम पर हम देखें कि अब कितना टाइम हुआ, इतना ही बचा इतना ही बचा, डिस्टर्ब होता है। टाइमर लगाइए और सीधे सीधे आप सिर्फ और सिर्फ फोकस आपके क्वेश्चन और करने के तरीका पर हो, घड़ी पर नहीं होना चाहिए, है ना। अभी से जो हम आदत डेवलप करेंगे ना, वही आदत चल करके हमारे एग्जामिनेशन हॉल में वही माहौल हमारा बनता है। तो इसलिए एकदम प्रेशर को न लेकर के सारे क्वेश्चन को फुल माइंड से देखना है और जो जो आ रहा है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। एक चीज और आपको हम बताएं कि जैसे जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप पेपर सॉल्व करते हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले सेक्शन को ध्यान में रख करके पहले सोच करके जाना है कि हम एग्जाम में जाएंगे तो पहले मैथ्स करना है कि रीजनिंग करना है कि जीएस करना है कि इंग्लिश करना है, उस तरीके से। दूसरी चीज कि एक बार कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में हम कैसे रीड कर लें। अगर आप एक बार सारे क्वेश्चन को आपकी नजर से गुजर जाती है ना, तो आप विश्वास करिए, अगर 100 सवाल है तो आप देख करके मतलब देखने के दौरान ही कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप कर जाएंगे, अगर अच्छे से तैयारी किए हैं तो। 30% क्वेश्चन तो हमको अच्छे से आता है, दिक्कत यह है कि हम टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से उन सवाल तक जा ही नहीं पाते हैं जो हमें अच्छे से आता है, तो वही हमको दिक्कत कर देता है। इसलिए ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन दिया गया है कि 67 छात्रों वाली एक क्लास में, एक पूरा क्लास है और इस क्लास में कुल मिलाकर के 67 स्टूडेंट्स हैं। ध्यान से बात को समझिएगा, यहां से यहां बच्चों की काउंटिंग कर रहे हैं तो स्टूडेंट की संख्या है 67। क्वेश्चन में है कि टीना का स्थान शीर्ष से, शीर्ष का मतलब होता है ऊपर से, तो टीना ऊपर से 12वें नंबर पे है, ये 12 नंबर पर टीना है और उसका दोस्त ऋषभ का स्थान नीचे से 26वां है। नीचे से ऋषभ जो है ये 26 नंबर पे है। तो आप ये बताइए कि जब नीचे से 26 है, इसका मतलब कि इधर 26 बच्चे हो गए टोटल यहां से यहां तक, और इधर पूरा पूरा 12 बच्चे हो गए। तो 26 और 12, 6 2 8, 2 और 1 3, 38 बच्चे हमको दिख गए। ठीक है, और बच्चे कितने हैं? 67 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि और बच्चे बचे कितने, तो 67 में से 38 माइनस कर देते हैं, 17 में से 8 जाएगा तो इधर 2 और उधर 7, 9 बचेगा और 5 में से 3 जाएगा 2, 29 बचेगा। तो उस क्वेश्चन में पूछा क्या है, कितने छात्रों के स्थान टीना और ऋषभ के बीच में, यानी कि बीच में कितने बच्चे हैं। तो भाई अगर इधर से 26 बच्चे मिल रहे हैं, इधर से 12 बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए, इधर से आपको 26 बच्चे मिल रहे हैं, यहां से यहां तक आपके पास 26 बच्चे हैं, ये 26 बच्चे हैं, और यहां से यहां तक आपके पास 12 बच्चे हैं। तो 26 और 12 मिलकर के 38 बच्चे तो हमको दिख ही गए हैं, जो कि इधर और इधर है। तो बचे हुए बच्चे बीच में होंगे, तो 38 के बाद कितने बच्चे आपके पास रिमेनिंग बचेंगे? तो आप कहेंगे कि सर 67 में से 38 निकाल देते, 29 बच्चे और हैं, और वही 29 बच्चे ये बीच में है, तो दोनों के बीच में ऑप्शन नंबर डी 29 बच्चे।
ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही आ गया क्वेश्चन एनालॉजी का कि इसका रिलेशन इसके साथ अगर दिया गया है, इसका रिलेशन इसके साथ दिया गया है, तो हमें बताना है कि इसका रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर यहां से यहां तक आने में हम सिचुएशन को देखें क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां से यहां W से S आने के पास ये 19 है और ये 23 है, 4 कम हुआ। L से H के पास अगर आप आते हैं, इधर भी 4 कम हुआ। X से T के पास आते हैं, इधर भी 4 कम हुआ। यानी कि सब 4-4 पीछे गए हैं। अब यही घटना इधर भी घटनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि B से F से B 4 पीछे है, G से C 4 पीछे है, J से F 4 पीछे है। यानी कि 4 पीछे जाने के बाद हमको अगला नंबर मिल रहा है। तो यहां पर हम 4 पीछे होकर के आए हैं, इसके पहले वाली बात करनी है। तो अभी आप बताइए कि अगर आप यहां से यहां देख रहे हैं तो 4 कम करना है, अगर आप इसको यहां से यहां देखेंगे तो 4 ऐड करना पड़ेगा। जब आप S से W देखेंगे तो 4 की दूरी है, तो इससे 4 की दूरी पर चलेंगे तो 11 और 4 15 होता है, और 15वां का पहला लेटर O होता है। O हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन में पहले है, इसलिए 2 ऑप्शन को मैंने उड़ा दिया। अब P से 4 आगे बढ़ेंगे तो 16 और 4 20 से T आता है, O के बाद T, O के बाद T केवल सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड लास्ट ऑप्शन में S है, इसलिए हमारा खत्म हो गया। ठीक है, बात समझ रहे होंगे कि 4-4 माइनस किया है, आगे बढ़ना है तो 4-4 कम करके जाएंगे, और अगर आपको पीछे वापस जाना होगा तो 4-4 ऐड करके। अगर मैं ये कहता हूं कि 10 से 6 के पास जा रहे हैं तो 4 माइनस करना है, अगर पुनः हमको 6 से 4 के पास जाना होगा तो 10 प्लस करना पड़ेगा। तो हमें आगे का कंप्लीट दिया होगा, इसका पिछला रिलेशन पूछ रहा है, तो 4 जोड़ करके चले जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए बी और सी, नहीं, ए बी और सी की बहन है। आप बताइए, तीन ब्लड रिलेशन को हमेशा 3 लेवल पर सोचना है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ठीक, लेवल 1 पे हम होते हैं, लेवल 2 पे हमारे मम्मी पापा होते हैं, माँ पिता होते हैं, और लेवल 3 पे हमारे दादा दादी होते हैं। बस यही आपको ध्यान में रखना है। और हम हैं तो हमारे पैरेलल जितने लोग हैं सबसे नीचे रहेंगे, मम्मी पापा ऊपर और उनके पैरेलल जो है ऊपर रहेंगे, और दादा दादी और उनके समकक्ष जो है वो तीसरी लाइन में रहेंगे। मैंने कहा कि ए बी और सी की बहन, यानी कि एक लाइन में ए बी और सी है, ए बी और सी है। ए बहन है, बहन के लिए मैंने माइनस लगा दिया, ये लड़की है। बी और सी उसके भाई और बहन कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। तो ए बहन हो गई, बी की भी और सी की भी। आगे बोला है कि डी सी का फादर है। आप बताइए कि डी को कह रहा है फादर, अगला स्टेज होता है स्टेज 2, ये डी हो गया, और फादर इसलिए यहां प्लस लगा दे रहे हैं, ये पिता है। अब आपको अंडरस्टूड है कि जब डी सी के पिता है तो बी के भी पिता होंगे, ए के भी पिता होंगे। क्यों? क्योंकि ए की बहन है, ए बहन है बी और सी की, और जब सी के फादर डी है तो वो बी के भी होंगे और ए के। इसका मतलब कि डी के 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया है ई ए की माँ है। अब बताइए, ए की माँ ई है, माँ है, इसलिए ये भी अगले स्टेज पापा के साथ रहेंगी, और ये वाला जो है माइनस की बात हो गई। अब ये अगर मदर है तो अंडरस्टूड है कि ए की माँ अगर ई है तो ये बी की भी माँ होगी, सी की भी, ये तीनों की माँ है, तीनों की माँ है। ठीक है, अब सवाल बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता है। इस घटना को देखने के बाद क्या बात इसमें से गलत साबित होगी, यही आपको बताना है। ठीक है, आ जाए। बोल रहा है कि ई बी की माँ है, ई बी की माँ है। आप बताइए, ई माँ है बी की, बिल्कुल, चूंकि ई ए की माँ है तो बी की माँ होगी होगी, तो ये तो सत्यापित है, और ये का नहीं है बोला है, इसलिए पहला वाला हमारा गलत है। बी ई का पुत्र है। आप बताइए, बी पुत्र है ई का, बी का जेंडर पूरे सवाल में कहीं नहीं पता है कि बी लड़का है कि लड़की है, सी लड़का है कि लड़की है, कहीं नहीं पता है, इसलिए ये हमारा फिलहाल करेक्ट आंसर दिख रहा है, बी ई का पुत्र नहीं है। ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकती है। यहाँ पे बोला है डी ई का पति है, डी ई का पति है, बिल्कुल सही है, डी पति है ई का, क्योंकि एक जगह फादर है एक जगह मदर है, तो अंडरस्टूड है कि हस्बैंड वाइफ है, तो डी पति है ई का, ये भी सही है, इसलिए ये भी गलत हो गया। और डी ए का पिता है, डी फादर है ही ए का, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि ये हमारा सत्यापित हो रहा है, सत्यापित ये नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है?
जिसका जेंडर कंफर्म नहीं है उसके रिस्पेक्ट में आप रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो बोला है कि डी ए का पिता है, तो देखिए अगर यही होता है कि ए डी का बेटा या बेटी है तब ये गलत बात होती, ए बेटा बेटी में से कुछ भी हो सकता है, डी का जेंडर कंफर्म है इसलिए रिलेशन हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो जेंडर में कंफर्म होता है उसी का एग्जैक्ट हमारा रिलेशन मिलता है, बाकी के रिलेशन हमारा कंसीडर नहीं किया जा सकता है, विकल्प के हिसाब से ऐसी बातें सोची जाती है। अगला सवाल, एक निश्चित कूट भाषा में गो होम, चलो भाई कोडिंग डिकोडिंग में गो होम के लिए ये दो बात आई है, टा और ना, और नाइस लिटिल होम इसमें ना जा पा। अब बताओ कि इसमें और इसमें दोनों में होम सेम आ रहा है, तो बच्चा अगर होम सेम आ रहा है तो होम का कोड भी सेम आएगा, तो आप देख रहे होंगे कि ना दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब होम के लिए ना है तो गो के लिए टा होगा, और आपसे सवाल में पूछा है गो को किस प्रकार लिखा जाता है, तो गो के लिए टा कंफर्म हो गया, टी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मिक्स कोडिंग में बस कॉमन देखेंगे उसी का कोड कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज है, देखिए सीरीज कम हुई, ज्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, तो फिर कम होगी, और कम होगी इसका मतलब ये हुआ कि 129 से छोटा ही हमारा उत्तर आएगा, और आप देख रहे होंगे कि 129 से छोटा हमारा एक ही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। पहले घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटेगा, और घटेगा कुछ भी इसमें से तो इससे नीचे उतरेंगे, और इससे नीचे वाला एकमात्र विकल्प है 4, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बी हमने 4 होगा कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि घटेगा तो ये सारे नंबर इससे बड़े हैं और यही छोटा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ज्यादा अगर परीक्षा में ऐसी बात आती है तो ये आपको अलर्ट रहना है, मजबूत बने रहना है, डटे रहना है कि नहीं हमारा तर्क बिल्कुल सही है, एक बार कम एक बार ज्यादा, कम ज्यादा के बाद आगे कम करेंगे तो इससे छोटा होगा, और सारे ऑप्शन बड़े हैं एक ही छोटा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज में हो क्या रहा है, देखिए 85 84 एक कम हुआ, 84 92 8 ज्यादा हुआ, 92 65 27 कम हुआ, 65 129 64 ज्यादा हुआ। अब देखिए एक का क्यू, दो का क्यू, तीन का क्यू, चार का क्यूब, आगे 105 का क्यू, अब ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगा, और 125 यहां से निकालेंगे मेरे भाई तो 129 में से 125 जाएगा, 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि Q का अर्थ प्लस J का अर्थ गुणा T का अर्थ माइनस है और K का डिवाइड है तो इनको सॉल्व करिए, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ नहीं करना है, बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है, इनके कोड को ये चिन्ह रखते हुए। चलिए सबसे पहले K है, K का मतलब है डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे रख लेते हैं डायरेक्ट, ये डिवाइड हो गया, Q है, Q का अर्थ दिया है प्लस, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, J है, J का अर्थ दिया गया है इसमें गुणा, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, और फिर T है और T का अर्थ दिया गया है क्वेश्चन में माइनस, यहाँ पे माइनस कर देते हैं। अब इसी को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, बॉड मास कहता है कि आप ब्रैकेट को खत्म करिए, ऑफ को खत्म करिए, नहीं है तो डिवाइड को खत्म करिए, डिवाइड है 13 चौक के 52, यहाँ 13 आ गया, फिर गुणा को खत्म करिए, 12 छक 72, अब 72 और 13 जोड़ देते हैं तो 85 हो जाएगा, और 85 में से 8 को निकाल देंगे 77, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपको कंसिस्टेंसी, आपका कंसंट्रेशन, आपकी मानसिक मजबूती, आपके एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें हैं जो हमें क्वेश्चन को करने के लिए एक उत्तरदायी कारक है। पता चला कि एक शब्द पढ़े चार दिमाग चार जगह सोच रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आसान आसान चीजें गलत हो जाएंगी, एकाग्रता बच्चा बहुत जरूरी है। चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, ये भी एक मिक्स कोडिंग का सवाल है, बीटर एस किल को ये लिखते हैं, वेरी क्यूट डॉल को ये लिखते हैं। अब देखो पहला और दूसरा में एक भी मैच नहीं कर रहा है, डॉल एंड किल, अब देखो डॉल पहला में है, दूसरा में है, किल पहला में है, डॉल दूसरा में है, किल पहला में है, तो दूसरा और पहला का एक कॉमन कोड आएगा, तो आप बताओ PALOD और टोल, तो देखो पहला का TOM मैच कर रहा है और TOM और पहला का किल मैच कर रहा है, इसलिए हम किल के लिए ये लिख दिए। अब दूसरा का एक कोड मैच करेगा,
तो दूसरा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो एक टॉय है और ये और डॉल है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका अगर देखा जाए तो टॉय आया है, इसका मतलब कि आपको टॉय के लिए और ये को टॉय को साइड लिखा जाता है, तो उसी खास बात में एंड को क्या लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे टॉय निकल गया, टॉम निकल गया, साइड बचा हुआ है और यही साइड हमारा एंड का कोड होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हम देख रहे हैं कि जो हमारे लास्ट में पूछी गई बात है डॉल और किल, ये फर्स्ट और सेकंड में है, तो फर्स्ट और सेकंड में जो इसमें से कॉमन मिल रहा है उसको हटा देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, जो बचेगा उसमें वो एंड का कोड होगा और इसमें बच रहा है सिर्फ और सिर्फ साइड, क्योंकि टॉम निकल गया और टॉय निकल गया तो साइड है और यही साइड एंड का कोड होगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 5वां। एक मैंने वीडियो बनाया था अल्फाबेट कोडिंग पर, अल्फाबेट टेस्ट पर, उसमें ये बेसिक बात हमने समझाई थी आपको। आप बताओ कि दायां है और दायां है, तो दायां दायां माइनस होता है मेरे भाई, और 12 में से 5 निकलेगा तो 7 आएगा, यानी कि 7वां आपका उत्तर होगा। कहां से? ए से। क्यों ए से? क्योंकि बोला है कि इसको उल्टा क्रम में लिखा गया है, तो जो ए है ना यही चला जाएगा लास्ट में, क्योंकि हमारा ये लाइन में होता है, ये लेफ्ट और ये राइट, और जब उल्टा लिखेंगे तो जेड यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, तो ए यहाँ से 7वां चलेंगे और यहाँ से 7वां आपको मिलेगा जी, और जी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको 7वां नंबर बताना है दाएं से, और दायां होता है एबीसीडी का जेड वाला किनारा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बोला है कि आपने उल्टा कर दिया है, इसका मतलब कि जेड वाला किनारा ए का हो जाएगा, और ए से काउंट करेंगे तो 7वां नंबर पे जी आता है और जी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एक निश्चित कोड भाषा में सोफा को ये लिखा जाता है, क्लॉक को ये लिखा जाता है, तो उसी में टेबल को क्या लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं, आसान सा सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग में पहला पहला मैच कराते हैं, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, ये एक बेसिक है, ये प्लेस टू प्लेस, या पहला को आखिरी से, दूसरा को दूसरा आखिरी से, तीसरा को तीसरा आखिरी से, शुरू को लास्ट या लास्ट को शुरू करने की। तो पहले हमारा जो क्रम है एस और टी की बात करें तो एक ज्यादा है, +1 एक ज्यादा है। ठीक है, ओ से क्यू की बात करें तो 2 ज्यादा है, एफ से आई की बात करें 3 ज्यादा है, ए से ई की बात करें 4 ज्यादा है। ठीक है, 1 2 3 4 मिल रहा है, यहां पर भी वही मिल रहा है, 1 2 3 4 5 का कंडीशन है, तो हमें टेबल का पूछा है। 1 बढ़ाएंगे यू आएगा, और यू हमारे सभी ऑप्शन में है, 2 बढ़ाएंगे सी आएगा, 3 बढ़ाएंगे ई आएगा, यू सी ई यू सी ई यू सी ई यू सी ई, ये खत्म ये खत्म, यूसी। अब उसके बाद 3 के बाद 4 बढ़ाएंगे, 12 4 16 होगा, यूसीईपी आएगा, यूसीईक्यू है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 1 2 3, अब देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 लेटर है तो 4 तक बढ़ा, यहाँ 5 है तो 5 तक बढ़ेगा, यहाँ भी 5 है तो 5 तक बढ़ाओगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूसीईपी जे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये व्यक्तियों की पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वां है, रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इस लाइन में कह रहा है कि राघव बाएं सिरे से 14वां है, बाया ये है, यहां से ये 14वें नंबर पर राघव है 14। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि नरेश दाएं सिरे से 16वां है, नरेश दाएं सिरे से ये 16 है, ये राघव है और ये नरेश है। अब सवाल में ये कह रहा है कि यदि वे आपस में स्थान बदल लेते हैं तो राघव बाएं सिरे से 23वां हो जाता है, तो यहाँ से अब ये इसकी जगह पर अगर आ जाता है तो ये 23वां हो जाता है, और 23वां होने का मतलब क्या है कि 14 और 9 23, यहाँ 9 बढ़ रहा है, तो यहाँ से यहाँ 9 की दूरी बढ़ जा रही है इसकी। तो आप बताओ कि जब यहाँ से यहाँ 9 की दूरी है तो यहाँ से यहाँ भी तो 9 की दूरी होगी। सवाल में पूछा है कि राघव बाएं सिरे से 23वां स्थान पर पहुंच जाता है, तो स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से कहा। अब आप बताइए कि नरेश अब यहाँ जब ये यहाँ चले गए हैं तो ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगी, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर भी 9 की दूरी होगी, तो 16 पहले से था, 9 मिल करके यहाँ पे आएगा, तो 16 और 9 25, अब ये पोजीशन हो जाएगा, नीचे से इनका 25 हो जाएगा और इनका 23 हो जाएगा। तो सवाल ने पूछा है कि अब कौन सा क्रम होगा नीचे से नरेश का, तो आप कहेंगे सर ये 25वां क्रम है, और आप इसका ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए,
फिर से यहाँ से ये 14 नंबर है और यहाँ से ये 16 नंबर है। कह रहा है कि जब ये 14 जो है, ये वाली जो जगह है, इसके जगह पर आ जा रही है, ये 14 है तो ये 23 बन जा रहा है। इसका मतलब कि 9 की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ आने पे भी 9 की दूरी मिलेगी। और ये वाला जगह इधर से पहले से 16 था और 16 में 9 बढ़ करके यहाँ आएगा तो 16 और 9 25 हो जाएगा और 25 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एल्मीरा को ये लिखा जाता है तो कंपनी को ये लिखा जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में पहला से पहला की दूरी को पहले देखने की आदत डालनी है, ठीक है। ए से एच की बात करें, ए से एच, ए से अगर हम एच की बात करते हैं तो +7। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको एबीसीडी की रैंकिंग नहीं याद है, जल्दी नहीं सोचते, तो ये भी आपके लिए घातक हो सकता है, ठीक है। 1 8 7 बढ़ा, आप देखिए एल से आर 6 बढ़ा, एम से आर 5 बढ़ा, मतलब बढ़ा, ठीक है। आई से एम 4 बढ़ा, तो मुझे मालूम चल गया कि पहले 7 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा और यही चल रहा है। तो अब आगे हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे अपने क्वेश्चन पर आएंगे और 7 इसमें डालेंगे तो जे आएगा, पहला ऑप्शन जे का होगा। अच्छा ये तो दिया ही, हमसे क्या पूछ रहा है, जंगल का। तो आप बताओ कि जब आप जंगल की बात करोगे यहाँ पे 7 बढ़ाओगे तो 10 7 17 क्यू आएगा, फिर 6 बढ़ाओगे 21 और 6 27, 27 का मतलब बी होता है, तो क्यू बी आएगा और क्यू बी हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप यहां से सॉल्व करेंगे और विकल्प पर भी आपका नजर दौड़ता रहेगा कि 1 2 3 के बाद हमें कौन सा उत्तर अलग हो जा रहा है। तुरंत मैंने देखा कि पहले 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 7 17 क्यू आएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 21 और 6 27 होता है और अंग्रेजी का 27वां लेटर होता है, सॉरी ए। 21 और 6 27, माफ करिएगा भाई, क्यू ए होगा, ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा, जोड़ने में गड़बड़ी हो गई। क्यू यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे तो 21 और 6 27 होगा और 27 नंबर जो होता है पुनः ए आ जाता है और क्यू और ए हमारा एक ऑप्शन यहाँ भी है, एक ऑप्शन यहाँ भी है। इसको भी अब देख लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। देखो ये तुम कंफर्म हो गया, यहाँ 7 बढ़ाएंगे क्यू +7, यहाँ पे 6 बढ़ाएंगे 21 और 6 21 6 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा, फिर 5 बढ़ाएंगे 14 और 5 19, 19 का मतलब एस हो जाएगा, क्यू ए एस, फिर 4 बढ़ाएंगे 7 4 11 के हो जाएगा, क्यू ए एस के, फिर 3 बढ़ाएंगे 12 3 15 ओ हो जाएगा और इस तरीके से हमारा ऑप्शन मिलेगा डी। यही हमारा सीक्वेंस था कि +7 +6 +5 +4 +3 +2 एंड सो ऑन, जितना लेटर वहां तक चलेंगे। तो इस क्रम में हमारा ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक सवाल है। अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, धीरे धीरे रीजनिंग के कुछ कंटेंट भी आप लोगों को, छोटे छोटे जो पॉपुलर कंटेंट है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम पार्ट वाइज करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, लेकिन ये बड़ा घातक होता है क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी भी बात आप समझ जाएंगे। पहला है कंडीशन कि सभी पेंसिल वेन डायग्राम, यहाँ पे हम बताते हैं कि ये वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। कह रहा है कि ये पेन है, पेन है और सारे पेन को बता रहा है कि ये पेंसिल है, पेंसिल है, ठीक। फिर कह रहा है कि कुछ पेन किताब है, यानी कि ये जो पूरा रीजन है उसका कुछ हिस्सा किताब है, ये बुक। अब इसको देख करके कौन सी बात आएगी ये आपको बताना है। तो कह रहा है कि सभी किताब पेन है, आप देखिए सभी किताब पेन है, बिल्कुल नहीं, कुछ पेन किताब, ये तो स्टेटमेंट में ही बोला है कि कुछ पेन किताब है, तो सभी की बात तो एकदम खारिज करते हैं हम लोग। कुछ पेंसिल किताब है, पेंसिल यहाँ पर है, किताब यहाँ पर है, जब ये पेन से मिलने जाएगा तो इसको पार करके ही आएगा, यानी कि ये वाला पेंसिल का हिस्सा जो है वो किताब है। दूसरी वाली बात यहाँ पर बिल्कुल सटीक आ रही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 इसका पालन करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, हालांकि सवाल ये इजी है और ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे भी, लेकिन इसमें भी गलतियां हो जाती है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। आसान चीजें जल्दी गलती होती है, कठिन पर तो थोड़ा ध्यान लगा करके करते हैं, आसान को जल्दीबाजी में करते हैं, वही धोखा देता है। चलिए, दिया है कि राहुल अपने
स्कूल से निकलकर सीधे उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। डायरेक्शन का सवाल है, उत्तर की ओर। उत्तर हमारे नाक के सामने होता है, एकदम सामने उत्तर होता है। मैंने कहा कि ये राहुल का घर था या जहां भी हो, वहां से उत्तर की ओर 20 गया, ये 20। फिर बाएं टर्न किया, हमारा लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट की ओर जाएगा, फिर 20 मीटर चला। फिर कह रहा है कि और सीधे मुड़ा और 20 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा और सीधे 20, फिर बाएं का मतलब वापस और 20 मीटर। तो आप समझ रहे हैं कि सीधी लाइन है, 90 डिग्री पर है, स्ट्रेट लाइन चल रही है, 20 है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई। तो यहां से यहाँ ये भी 20 हो जाएगा। और ये उसका घर है। कह रहा है कि अब वह न्यूनतम कितनी दूरी पर है उसके विद्यालय और उसके घर के बीच। ये विद्यालय था और ये घर था, घर और विद्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी बतानी है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में सबसे जल्दी हम आएंगे, तो 20 मीटर की न्यूनतम दूरी हमारे घर और विद्यालय के बीच में बचेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए संख्या में से बराबर चिन्ह, ये पूरी बात है। ये भी एक तरीके का एनालॉजी है। जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बात जो है ये जैसे रिलेटेड करके इन तीनों से ये बन रहा है, वैसे इन तीनों से ये बन रहा है। सेम नियम पर ये क्या आएगा, ये हमें बताना है। ये ऊपर लिखा गया इंस्ट्रक्शन है, लेकिन देखने का मतलब नहीं है ये बराबर ये बराबर ये, तो ये बराबर क्या होगा। ये तो हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि इसके लिए ये है, इसके लिए तो इसके लिए क्या होगा। इतना पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट क्या पढ़ करके करेंगे, जब हमें क्वेश्चन देख करके इसका नेचर समझ में आ रहा है कि ये करना क्या है। ठीक है, तो देखिए 21 है, ये तीनों नंबर का यूज करके 21 बनाया गया। कैसे बना है, अब इसी पे आपको वर्क करना है। सोचने का तरीका आपका है, कैसे हम लोग सोचते हैं, कैसे हमारी प्रैक्टिस के दौरान चीजें दिमाग में आती थी, वो सारी बातें यहाँ पर लागू होगी। मैंने कहा कि बड़े छोटे छोटे नंबर है, गुणा कर दें तो 4 3 12, 12 दूना 24, और 24 में से 3 होगा तो कम, तो 21 आ जाएगा। एक ये मैंने सोचने का रास्ता बताया, तो वो सेम बातें यहाँ पर होगी। 6 5 30 और 30 आई 90 की बात करेंगे, 90 में से 3 जाएगा तो 87 आएगा, जो कि नहीं है, यानी ये वाली बात नहीं बन पा रही। देखिए यहाँ पे सिंपल एक लॉजिकल काम क्या करना है। 4 3 7 2 9, 9 दूना 18 और 3 21 हो गया। 6 5 11 3 14, 3 गुना हुआ था तो 14 3 42, और 42 और 3 45 हो जाएगा। ये भी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो लॉजिक काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए स्क्वायर क्यूब बड़ा पॉपुलर कंडीशन होता है, जहां पे सब कुछ अगर स्किप कर जाए ना, वहां पे थोड़ा स्क्वायर क्यूब को भी एक सेंटर पे दिमाग में रखना है। 4 का 16 बन रहा है, अगर मान ले 3 का 9 बन रहा है, 4 के लिए 16, 3 के लिए 9, तो 16 और 9 25 पर आ गए, और मुझे चाहिए 21। तो आप देख रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। ठीक, अब अगर ये बात यहां भी लागू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 25 और 36 61 आएगा, और 61 में से 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे तो ये 52 आ जाएगा। ये लागू हो गई बात। इसका मतलब कि इनका स्क्वायर जोड़ करके इनके स्क्वायर को माइनस करने पर ही आएगा। इनका स्क्वायर जोड़ करके इनके स्क्वायर को माइनस करने पर ही आएगा। तो सिमिलरली इनका स्क्वायर जोड़ेंगे और इसमें से इनका स्क्वायर माइनस करेंगे। तो आप बताइए, 5 का इकाई अंक 25 आएगा, 8 का 4 आएगा, 5 4 9, और 6 का 16 6 आएगा, 9 में से 6 जाएगा, यूनिट पर 3 आएगा, और यूनिट पर 3 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने यूनिट डिजिट से लिया कि इधर इसका यूनिट 5 बनेगा, इसका 4 बनेगा, 5 4 9, इसका यूनिट 6 बनेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, और 3 हमारा एक ही विकल्प में है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल पार्टी में 6 लड़कियां एक वृत्ताकार सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये भी प्रैक्टिस की बात है भाई, ये भी एक प्रैक्टिस की बात है। चलिए देख लेते हैं क्या है। वृत्ताकार व्यवस्था में बैठी है, सर्कुलर टेबल में बैठी है। सर्कुलर, सर्कल का मतलब एक गोलाई है, और इसमें कितनी लड़कियां हैं, 8। कितनी लड़कियां हैं, एक इसमें 6 लड़कियां हैं। तो 6 जगह पहले हम डिसाइड करते हैं, 1 2 3 4, इधर 5 और इधर 6। 6 लोगों को मैंने जगह दे दिया। ध्यान रखिएगा कि सर्कल में अगर फेसिंग सेंटर होता है तो ये वाला हमारा केस होता है लेफ्ट का, और ये वाला हमारा केस होता है राइट का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए, जहां पे कन्फर्म पोजीशन होती है वहां से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। प्रगति कीर्ति के बाईं ओर ठीक बैठी, बाईं ओर ठीक बैठी है। प्रगति किसके, कीर्ति के, तो पहले कीर्ति को बैठा देते हैं, कीर्ति।
और कीर्ति का जस्ट बायां ये है, यहाँ प्रगति है। ये दो लोग बैठ गए। अब आगे बोल रहा है कि काव्या, प्रगति और वैशाली दोनों के ठीक बगल में प्रगति है, इसके बगल में काव्या है, और काव्या वैशाली के बगल में, इसका मतलब काव्या के इधर वैशाली हो जाएंगे। जब ये बगल तभी हो सकती है जब इनके लेफ्ट राइट में से हो या इनके लेफ्ट राइट में से हो, पड़ोसी बने, बगल का होता पड़ोसी, ठीक है। वैशाली दोनों के ठीक बगल में है। मेघना, कीर्ति और बसंता दोनों के ठीक बगल में है। मेघना, कीर्ति और बसंता, तो कीर्ति है, इसके बगल में मेघना होगी, और फिर मेघना बसंता के बगल में, यहाँ बसंता होगी। ये बात आ गई। हमको लग रहा है कि सब लोग बैठ गए। अब सवाल में क्या पूछा है कि आप ये बताओ कि वैशाली के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो वैशाली यहाँ पर है, वैशाली का बायां ये है और बायां बसंता बैठी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बसंता, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिटिंग अरेंजमेंट का होता है, प्रैक्टिस करेंगे तो बात आएगी समझ में। एक बार देखने से आप सोचेंगे कि इसका कोई नियम है, तुरंत बता देंगे सर, तो बिल्कुल नहीं। कैसे कंडीशंस होते हैं, कैसे उसको एलिमिनेट करना है, कैसे कहां पे किसको सेट करना है, वो सारी चीजें सवाल के बाद करते करते आ जाएगी आदत में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, रेलवे सीटिंग अरेंजमेंट का जरूर सवाल पूछता है और इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ठीक है। चलिए, 7 मित्र हैं और ये एक बेंच पर सीधे बैठे हैं, बेंच पर सीधे बैठे। देखो ये एक बेंच है और इसमें 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 लोगों को बैठाना है सीधे बेंच पर, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे। ये नॉर्थ है, ये फेसिंग नॉर्थ है, तो नॉर्थ में जब बैठते हैं तो इधर वाल जाने पर राइट आता है और इधर हमारा लेफ्ट आएगा। सवाल ये कह रहा है कि ठीक मध्य स्थान पर बैठा है। 7 लोगों का मध्य जो होगा वो चौथा होगा, तो यहाँ पे के है। अब देखो यहाँ पे शुरुआत करने का एक रास्ता ये है कि के संदर्भ में ही हम पहले देखते बात और क्या हुई है। के क्योंकि के बैठ गया है तो वहां से और लोगों को बैठाने में उसके हिसाब से सही रहेगा। तो यहाँ बोला है एल के दाईं ओर तीसरे नंबर पे है, के दाईं ओर तीसरे नंबर पर एल है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे एल है। अब सवाल ये लास्ट देखो पूछा क्या है कि बाएं सिरे पर कौन बैठा है। ये तो हमारा दायां सिरा आ गया, बायां सिरा पे बताना है कि इधर कौन आएगा। ये एल बैठ गया, क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है, एल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो अगर हम ओ को यहाँ पर बैठा दे तो ओ के ठीक बाईं ओर के बैठा है, के ओ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी बैठ गया। अब सवाल ये है कि एम और क्यू किसी भी सिरे पर नहीं बैठे हैं। अब हमारा एक जगह जो बचा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है, क्यू और एन के बीच केवल पी बैठा है और क्यू किनारे पर नहीं है। तो मेरे भाई अगर क्यू यहाँ पर रखते हैं और क्यू और एन को यहाँ रखते हैं तब उसके बीच में केवल पी बैठेगा, ठीक है। और एक जो बचा है उसको बैठा देंगे और इसकी बैठने की जरूरत भी नहीं है, बाएं सिरे पर पूछा है और बाएं सिरे पर इस कंडीशन में हमारा एन आ रहा है और एन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमने लास्ट प्रीवियस ईयर के एक ही पेपर का उठा करके लाए हैं, आप लोग इसको देखिएगा और इसी के आसपास रहने की कोशिश करिएगा अपने तैयारी के दौरान, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पर ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।